शाम के 7 बज रहे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल हमेशा की तरह गर्म और तनावपूर्ण था। वीना जी, जिनकी उम्र 70 पार थी, धीरे धीरे रसोई के दरवाजे पर खड़ी हुई। उनके हाथ में गरम पकौड़ियों की एक प्लेट थी। आज उनके बेटे सिद्धार्थ का जन्मदिन था। सिद्धार्थ एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी मैनेजर अपने महंगे लेदर सोफे पर बैठा था। उसका ध्यान पूरी तरह से लैपटॉप की स्क्रीन पर था। वीना जी ने दबे स्वर में कहा, सिद्धार्थ बेटा, आज तेरा जन्मदिन है। मैंने तेरे मनपसंद गोभी के पकौड़े बनाए हैं, खा ले, ठंडे हो जाएंगे। सिद्धार्थ ने सिर उठाए बिना ही हाथ हिलाया। ओह माँ, अभी नहीं। क्या तुम्हें दिखता नहीं? मैं एक बहुत ज़रूरी क्लाइंट कॉल पर हूँ। यह पकौड़े वकौड़े थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तभी उसकी पत्नी प्रिया डाइनिंग टेबल पर बैठी एक फैंसी मैगजीन देखते हुए बीच में बोल पड़ी। माँ जी, आपको पता है ना, इन्हें अब तेल वाली चीज़ें पसंद नहीं, जंक फूड इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। आप क्यों बार बार जोर डालती हैं? और आज तो इनका बर्थडे है, इन्हें आज काम करना होता है ताकि कल बॉस को खुश कर सकें। वीना जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ बेटा, मुझे लगा। सिद्धार्थ ने अब ऊंची आवाज़ में कहा, बस माँ, मुझे काम करने दो। तुम हमेशा गलत समय पर आती हो। जाओ अपने कमरे में बैठो। तुम्हारी आवाज़ से मेरा ध्यान भटक रहा है। वीना जी ने प्लेट वापस रसोई में रख दी। उन्होंने अपने आंसू दबाए और रसोई की पुरानी कुर्सी पर बैठ गईं। उनके दिमाग में वर्षों पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। सिद्धार्थ के बचपन का जन्मदिन, जब वह उनके हाथ के बने पकौड़े खाने के लिए मचल जाता था। कैसे उन्हें काम से छुट्टी लेकर उसके लिए घर पर केक बनाना पड़ता था। क्या आज उनकी जगह सिर्फ इस घर के कोने तक सीमित हो गई है? एक छोटा सा प्यार भरा निवाला भी अब उनके बेटे को नागवार गुजरता है। रात गहरा गई। जन्मदिन की कोई खुशी नहीं, कोई उत्सव नहीं। सिद्धार्थ देर रात तक काम करता रहा और फिर एक थका हारा गुड नाइट कहकर सीधे सो गया। प्रिया ने एक फैशन शो के वीडियो देखते हुए करवट बदली और सो गई। वीना जी अपने कमरे में अकेली थी। उनके कानों में सिद्धार्थ के कठोर शब्द गूंज रहे थे, गलत समय पर आती हो। उन्होंने अपने पति की तस्वीर को देखा। देख रहे हो ना, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, जिसके लिए सब छोड़ा, आज उसी के जीवन में मैं सिर्फ एक बाधा हूँ। अगले कुछ हफ्ते इसी उपेक्षा के अंधेरे में बीत गए। वीना जी हर दिन सिद्धार्थ के लिए कुछ न कुछ प्यार से बनाती। कभी बेसन का चीला, कभी गर्मा गर्म दूध, कभी उसके मनपसंद आलू के पराठे। लेकिन वह हर बार या तो जवाब नहीं देता या झल्ला कर मना कर देता। एक सुबह वीना जी को सीने में तेज दर्द उठा। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उन्होंने धीरे से सिद्धार्थ के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, जो सुबह सुबह मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था। बेटा, मेरी तबीयत, उन्होंने कांपते हुए कहा। सिद्धार्थ अपनी टाई ठीक करते हुए बिना मुड़े बोला, माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे सुबह सुबह तंग मत किया करो। आज मेरी बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन है। कोई ज़रूरी बात है तो प्रिया को बता देना, मैं जा रहा हूँ। प्रिया ने रसोई से आवाज़ दी, माँ जी, आज ज़्यादा तकलीफ है तो
खुद ही डिस्पेंसरी चली जाओ, हमें देर हो रही है। वीना जी वहीं खड़ी रह गईं। दर्द ने उनकी आवाज़ छीन ली थी। उन्हें लगा अब यहाँ किसी को उनकी तकलीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके शरीर में दर्द से ज़्यादा दिल में अपमान और अकेलेपन की टीस थी। उन्होंने किसी तरह अपने पुराने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने तुरंत आने को कहा। जब वह धीरे धीरे घर से बाहर निकली तो ना सिद्धार्थ ने उन्हें मुड़कर देखा और ना प्रिया ने। उनकी नज़र में वह बस जरा सी तबीयत खराब होने पर बाहर जा रही थी। डॉक्टर ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। अगले 2 दिन वीना जी अस्पताल के एक शांत सफ़ेद कमरे में अकेली रहीं। उन्होंने सिद्धार्थ को फ़ोन करने की कोशिश की, पर उसने मीटिंग्स का हवाला देकर फ़ोन नहीं उठाया। प्रिया ने एक बार फ़ोन उठाया और संक्षिप्त में पूछा, हाँ माँ जी, क्या हुआ? कब तक वापस आ रही हैं? वीना जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बस इतना कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। उन्हें लगा उनके बेटे और बहू को शायद उनकी गैर मौजूदगी से राहत मिल रही होगी। तीसरे दिन शाम को अस्पताल से सिद्धार्थ को एक गंभीर फ़ोन आया। नर्स ने शांत आवाज़ में कहा, आप तुरंत आ जाइए। वीना देवी की हालत बहुत नाजुक है। उन्हें एक मेजर कार्डियक अरेस्ट आया है। सिद्धार्थ का सारा गुस्सा, सारा अहंकार एक पल में उड़ गया। उसका हाथ कांपने लगा। उसने जल्दी से प्रिया को बताया और वे तुरंत अस्पताल भागे। जब वे भागे भागे कमरे में पहुँचे तो वीना जी का शरीर पूरी तरह शिथिल था। डॉक्टर ने उदास होकर कहा, हमें अफसोस है, हमें उन्हें बचाने का मौका नहीं मिला। अंतिम समय में वह अकेले थे। सिद्धार्थ सन्न रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी आखिरी याद क्या थी? माँ का तेज डांटना, पकौड़े की प्लेट को ढकेलना, तबीयत खराब होने पर उसे टाल देना। वह अपनी माँ के ठंडे हाथ को छूकर वहीं जमीन पर गिर गया। उसके सीने में एक भयंकर दर्द उठा, जो सीने के दर्द से कहीं ज़्यादा भयानक था। यह पछतावे का दर्द था। प्रिया भी एक पल के लिए घबरा गई, पर जल्दी ही उसने अपने आंसू पोंछे और व्यवहारिक बातें शुरू कर दी। अंतिम संस्कार, कागजात और कामकाज। लेकिन सिद्धार्थ की दुनिया चूर चूर हो चुकी थी। अंतिम संस्कार के बाद सिद्धार्थ घर में अकेला था। प्रिया एक दोस्त के घर गई थी। घर में अब एक भयानक सन्नाटा था। वह माँ जो हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहती थी, किसी कोने से आवाज़ देती थी, आज उसकी खामोशी पूरे घर को चीर रही थी। सिद्धार्थ उदास मन से अपनी माँ के कमरे में गया। सब कुछ वैसा ही था, सिर्फ उनकी पुरानी अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। उसने धीरे से खोला। अंदर एक पुरानी डायरी और एक छोटा धातु का टिफ़िन बॉक्स रखा था। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर माँ की हल्की सी लिखावट थी। जब मुझे सीने में दर्द हुआ और मैं अस्पताल जा रही थी तो मैंने सोचा कहीं मैं वापस ना आ पाई तो मेरा बेटा भूखा न रह जाए। मुझे पता है वह मेरे हाथ के पकोड़े नहीं खाता, इसलिए मैंने उसके लिए एक सूखी मिठाई बनाकर इस टिफ़िन में रख दी है। यह एक आखिरी निवाला, शायद यह उसे याद दिलाए कि उसकी माँ उसे कितना प्यार करती थी।
भगवान करे इसे खाने की नौबत न आए, पर अगर आए तो उसे पता चले कि मैं हमेशा उसे खिलाना चाहते थे। सिद्धार्थ ने वह टिफिन बॉक्स खोला। उसमें 2 सूखी साधारण सी बेसन की बर्फी रखी थी। वह बर्फी उपेक्षा का वह आखिरी निवाला। सिद्धार्थ ने एक बर्फी उठाई। उसके हाथ में माँ की अंतिम निशानी थी। वह उसे मुंह में नहीं डाल सका। उसका गला घुट गया। वह जोर जोर से रोने लगा। माँ, मैं कितना बुरा था, मुझे माफ़ कर दो। उसकी चीखें सन्नाटे को तोड़ रही थी। उसे अब हर बात याद आ रही थी। हर बार माँ का प्यार से बुलाया जाना, पकोड़ों की प्लेट, तबीयत खराब होने पर उनका डरे हुए चेहरे से दरवाज़ा खटखटाना और उसका हर बार उन्हें टाल देना। वह उस बर्फी को सीने से लगाकर रोता रहा। यह मीठा निवाला पछतावे का सबसे कड़वा घूंट बन चुका था। उसे अब पता चला कि उसने सिर्फ एक माँ को नहीं खोया, बल्कि अपने जीवन के सबसे सच्चे और निस्वार्थ प्रेम को भी अपने हाथों से दूर ढकेल दिया था। उस दिन के बाद सिद्धार्थ ने वह टिफिन बॉक्स हमेशा अपने पास रखा, लेकिन वह बर्फी कभी नहीं खाई। वह हर दिन उसे देखता और खुद से पूछता, क्या मैंने सच में इतना कम प्यार दिया था? जवाब उसके दिल में था, हाँ। और अब उस उपेक्षा का पछतावा ही उसकी बाकी बची जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन गया था। माँ के जाने के बाद सिद्धार्थ का जीवन एक बदलाव की सुरंग में फंस गया। वह घर अब उसे नहीं काटता था जहाँ शोर था, बल्कि उस घर से डर लगता था जहाँ माँ की खामोशी पसरी थी। वह हर सुबह उसी रसोई में जाता जहाँ माँ उसके लिए नाश्ता बनाती थी। वह देखता कि चूल्हे पर रखी चाय की केतली वैसी ही है जैसे माँ के हाथ से छूटी हो। वह पुरानी कुर्सी जहाँ बैठकर माँ रात को भगवान का नाम जपती थी, अब भी खाली थी, लेकिन उसे लगता जैसे माँ अभी भी वहाँ बैठी है और उसे नज़रअंदाज कर रही है। ऑफिस में उसका ध्यान नहीं लगना था। वह मीटिंग के बीच अचानक ऊंची आवाज़ में बोल उठता, हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ। और फिर लोगों की भौहें चढ़ती देख शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता। रात को जब वह सोने जाता तो उसे लगता जैसे चादर में माँ की हल्की सी खुशबू अभी भी बाकी है, लेकिन जब वह चादर खींचकर सूंघता तो वहाँ बस वीरान महक थी। एक रात वह अपनी माँ के कमरे में गया। उसने अलमारी खोली और वहाँ माँ की साड़ियों का ढेर लगा था। उसने एक पुरानी सफ़ेद रंग की सूती साड़ी उठाई जिसे पहनकर माँ अक्सर उसे डांटने पर भी प्यार से सिर पर हाथ फेरती थी। साड़ी को सीने से लगाकर वह बिस्तर पर बैठ गया। माँ, एक बार फिर, एक बार, बस एक बार मेरा माथा सहला दो, वह फुसफुसाया। उसे याद आया जब उसे बुखार होता था तो माँ पूरी रात उसके माथे पर पट्टी रखती थी और वह तब उन्हें धक्का दे देता था कि उन्हें उसकी नींद खराब नहीं करनी चाहिए। आज वह उस धक्के के बदले एक सहलाहट के लिए तरस रहा था। प्रिया अब सिद्धार्थ के इस व्यवहार से चिढ़ने लगी थी। अमन, एक रात उसने झल्लाकर कहा, अब बस भी करो, माँ को गए हुए हफ्ते हो गए। मैं समझती हूँ कि तुम दुखी हो, पर तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ कोई भूतिया घर नहीं है
और यह रोज़ उनकी पुरानी साड़ियाँ सूंघना बंद करो। सिद्धार्थ ने एक निर्जीव दृष्टि से प्रिया को देखा। उसे प्रिया की बातों में माँ के लिए जरा भी संवेदना नहीं दिखी। उसे याद आया, माँ जब बीमार थी तो प्रिया ने कितनी उपेक्षा की थी। तुम्हें क्या पता प्रिया, उसने दबी आवाज़ में कहा, यह घर खाली नहीं है, यह भरा हुआ है, पछतावे से भरा हुआ। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें तो बस सुकून चाहिए थे ना। तुम्हें माँ के जाने से क्या फ़र्क पड़ा। प्रिया को गुस्सा आया, पर सिद्धार्थ की आंखों में पागलपन देखकर वह चुप हो गई। अगले दिन सिद्धार्थ ने अपनी माँ के कमरे की सफाई शुरू की। कमरा अभी भी माँ की परछाई से भरा था। सफाई करते समय उसने देखा कि माँ के पूजा घर की छोटी सी अलमारी के कोने में एक पुराना दिया रखा था। यह वही दिया था जिसे माँ रोज सुबह पूजा के बाद जलाती थी। दिए के नीचे एक छोटी सी पीली पड़ चुकी पर्ची रखी थी। सिद्धार्थ ने कांपते हाथों से वह पर्ची खोली। उस पर माँ की हल्की टेढ़ी लिखावट थी, बेटे, तुम जब भी देर से आते हो मैं यह दिया जला देती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि रोशनी रहे, बल्कि इसलिए कि तुम सुरक्षित घर आ जाओ। यह आस बनी रहे। मुझे पता है तुमको मेरा टोकना पसंद नहीं, इसलिए अगर आज भी रात को मैं जल्दी सो जाऊं तो तुम बस इस दिए को देख लेना। इसे देखकर समझ जाना कि मैं हमेशा तुम्हारी राह देखती हूँ, और हाँ, जब तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो इस दिए को जला देना। मुझे लगेगा तुमने मुझे प्यार से पुकारा है। सिद्धार्थ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसे याद आया, माँ ने उसे आखिरी बार कब फ़ोन किया था, जब वह बीमार थी। उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया था। उसने तब इस दिए को नहीं जलाया था। उसने माँ को प्यार से नहीं पुकारा था। उस दिन उसने शराब पीकर घर पर चीख पुकार मचाई थी, लेकिन माँ के कमरे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। माँ, तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया? वह दहाड़ मारकर रोया। उसने तुरंत वह दिया उठाया, उसमें तेल भरा और कांपते हाथों से माचिस जलाकर दिए की लौ को प्रज्वलित किया। कमरे में एक छोटी सी सुनहरी रोशनी फैल गई। उस लौ में उसे माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। यह दिया अब सिर्फ रोशनी नहीं दे रहा था, यह सिद्धार्थ के पछतावे की लौ थी, जो अब हमेशा जलती रहेगी। पछतावे की इस आग ने सिद्धार्थ को अंदर से बदल दिया। उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया। उसने एक दिन प्रिया को शांत स्वर में कहा, तुम जाओ प्रिया, तुम खुश नहीं हो, मुझे माफ़ कर दो। यह घर अब मेरे लिए सिर्फ माँ का मंदिर है। प्रिया ने बिना कोई सवाल किए अगले ही दिन अपने कपड़े पैक किए और खुशी खुशी चली गई। उसे अब सचमुच शांति मिल गई थी। सिद्धार्थ अब घर में अकेला रहता था। उसने माँ के कमरे को वैसे ही रहने दिया जहाँ माँ की अंतिम सांसों की महक थी। वह अब रोज़ सुबह अपनी माँ के लिए नाश्ता बनाता, वही गोभी के पकोड़े जो उन्होंने जन्मदिन पर बनाए थे, वह नाश्ते की प्लेट पर रखता और उसके पास बैठकर इंतज़ार करता। माँ, आज पकोड़े बहुत अच्छे बने हैं, वह टूटी हुई आवाज़ में कहता। प्लीज़ आकर खा लो, इस बार वादा करता हूँ मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। फिर वह चुपचाप रोता।
ना तो माँ आती थी और ना ही कोई आवाज़ आती थी। सिर्फ उस सूखे टिफ़िन बॉक्स में रखी बर्फ़ी और पूजा घर में जलता दिया। सिद्धार्थ ने अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन उस खाली घर में बिताए, जहाँ हर कोना उसे माँ के प्रेम और अपनी उपेक्षा की कहानी सुनाता था। वह जानता था कि अब उसे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। वह अब केवल पछतावे के साये में जी सकता था। एक बेटे का बोझ जिसने अपने जीवन के सबसे अनमोल रिश्ते को कामयाबी की दौड़ में कुचल दिया था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।